जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क का चैप्टर, एक लंबा चैप्टर था, वो कंक्लूड करेंगे आज। उसके दो ही हमारे टॉपिक रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपको याद हो कि ना याद हो, ये कहानी शुरू हुई थी टाइप ऑफ फॉर्म से। हाँ, टाइप्स ऑफ फॉर्म से कहानी शुरू हुई थी। और कितनी टाइप्स है फॉर्म की? कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म। कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट वाली कौन सी थी? परफेक्ट वाली कौन सी थी? जिसमें प्राइसेस क्या होती हैं? सेम होती हैं। शाबाश। परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म वो थी जिसमें प्राइस सेम, और इम्परफेक्ट में प्राइसेस यूजुअली क्या होती है? रिड्यूस हो जाती हैं। इसमें हर एक यूनिट के साथ जो एडिशनल यूनिट हम परचेज करते हैं उसके साथ ही इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है। कल हमने बकायदा इसके 3+3 ग्राफ सीखे थे। इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल आप लोगों ने ड्रॉ की है, प्रैक्टिस की थी, असाइनमेंट मिली थी मेरे भाई को। दिखाइएगा जरा। हाँ, अच्छा, इससे अच्छा कोई और बहाना तलाश करो। ये बहाना नहीं चलेगा, रजिस्टर कर रहा है। कल वाले 50 रुपए वापस ले लो। नहीं, सूद से मैं वापस लूंगा भाई। वो सूद नहीं होगा। सूद आप जो है वो, जब सूद पढ़ेंगे पढ़ के कहेंगे सर ये तो सूद नहीं था, ये तो प्रॉफिट है। जैसे आप लोग सूद का चेंज करके ना प्रॉफिट बनाते हो, मैं भी प्रॉफिट बनाना आता है मुझे। चलें, आज हम इसके थ्योरेटिकल डिस्कशन, बकायदा इस फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये कौन से। नहीं, कल तो हमने इसकी सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था कि ये वाली फॉर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करती है। आज हम ये सीखेंगे कि ये फॉर्म होती कौन सी है, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कभी कहा जाता है, किसी का नाम लिया जाता है ना, वो जो है ना वो जो कभी पैसे खर्च नहीं करता, जो हमेशा दूसरों से खाता है, फौरन आपको अपना दोस्त याद आ जाता है। ये आपके दोस्त की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज इस फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? तो नंबर 1 पहले परफेक्ट कंपटीशन। डेफिनेशन सुने परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी फॉर्म होती है जो तादाद में बेतहाशा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है। बहुत छोटी छोटी फॉर्म होती है। यहां पे अब आपने फर्म को नहीं देखना। अब हमेशा आपको पता है कि जब हम फर्म के डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कौन सी प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस कर रही है, और बेचने वाला बेच क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अंडे बेचने वालों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन है छोटी फॉर्म। ये करे, हाँ, स्मॉल स्केल पे ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, लेकिन बेचने वालों की तादाद, अच्छा, हाँ, शाबाश। व्हीट मार्केट, चिकन मार्केट, एग मार्केट, ये 3 एग्जांपल है। व्हीट मार्केट, चिकन मार्केट, एग मार्केट, ये किसकी एग्जांपल है? परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल। अब परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन भी देखें, सिचुएशन इन इंडस्ट्री वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। लफ्ज होमोजेनियस को डिफाइन करें। होमोजेनियस का मतलब सेम। क्या अंडे जो है वो सारे एक जैसे होते हैं? सारे सेम होते हैं? अगर आप साइज पे लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल है तो सेम होते हैं। अब साइज छोटा बड़ा तो अल्लाह की तरफ से है ना, वो तो हमने थोड़ी बनाया है, लेकिन होते सारे एक जैसे ही है। और प्राइस भी उसकी फिक्स होती है, प्राइस भी चेंज नहीं ना होती, प्राइस भी उसकी फिक्स। परफेक्ट कंपटीशन में यही पढ़ा था ना हमने, प्राइस उसकी जो है वो यूजुअली क्या होगी? फिक्स होगी, सेम प्राइस होगी। हाँ, जितने आप यूनिट खरीदेंगे आपको उतना ही आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। या वो कहता है अगर आप 5 अंडे खरीदते हो तो प्राइसेस हम थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे, ऐसे तो नहीं कहता वो। नहीं, ऐसे वो नहीं कहता। हाँ बिल्कुल, ये तीनों केसेस में ऐसे ही होता है, तीनों केसेस में ऐसे होता है। मोस्टली ऐसे होगा, मैं फिर बता रहा हूं 100% हो नहीं भी हो सकता, प्रैक्टिकली हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लेकिन मोस्टली होता ऐसे ही है, ठीक है। यह है परफेक्ट कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कल जितनी डिस्कशन करनी थी वो हम कल कर चुके हैं, आज बस सिर्फ ये इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन होगी। अच्छा, डेफिनेशन याद होगी? बताएं जरा डेफिनेशन परफेक्ट कंपटीशन की। सर जिसकी क्वालिटी
तो जितने भी यूनिट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। आगे लिखें, आगे लिखें, मैं भी लिख लेता हूं, आप भी लिखें। आगे लिखें इधर, हैविंग नो कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट, हैविंग नो कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट। लिख लिया। अब तीन बातें इसमें, एक तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स होती है, और कौन सी प्रोडक्ट सेल करती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट, हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट। बस यही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यही तीन बातें हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस या फीचर देखें। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, तादाद में ये नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होती है? सर बेतहाशा बहुत ज्यादा होती हैं, ये बहुत ज्यादा। आप अपने इसमें सोचें कि आपके गली मोहल्ले में अंडे बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, अंडे बेचने वालों की तादाद ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे मेडिकल स्टोर बताएं, क्या मेडिकल स्टोर्स की तादाद बहुत ज्यादा है? नहीं, शायद एक दो होंगे, उसके मुकाबले बहुत कम। शायद एक दो होंगे, ऐसे ही है ना, एक दो होंगे। अगर मैं पूछूं कि रेस्टोरेंट्स बताओ, तो शायद दो तीन होंगे, इससे ज्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, या शायद कोई एक ही बड़ा होगा, बाकी छोटे छोटे होंगे, हो सकता है ना। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। पहले मैं डेविएटेड प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूं, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अच्छा मुझे बताइए, ये जो रेस्टोरेंट है, इधर खाना मिलता है, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है, क्या सबका खाना सेम ही होता है? टेस्ट डिफरेंट होता है, सबका टेस्ट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, सेम नहीं है। अब सिमिलर प्रोडक्ट की एग्जांपल ऊपर ये थी, एग मार्केट, चिकन मार्केट, व्हीट मार्केट, जिधर से भी जाएंगे आपको सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगी, माने ना माने। ऐसी है। हम टाइप्स ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फर्म को क्लासिफाई किया था परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में। कल हमने फर्म इक्विलिब्रियम या इसका जो रेवेन्यू अर्न करना था, जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये फर्म होती कैसे है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे, मार्केट में जाके देखेंगे, और जो भी उसके ऑपरेशंस होंगे वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप हर किसी से प्रॉफिट को तो नहीं ना पूछ सकते, आप ये तो नहीं देख सकते अच्छा ये प्रोडक्ट्स जो ये फर्म जो है वो मार्केट में बेच रही है, हम ये देखते हैं कि इनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है। भाई हमें अपना कोई रेवेन्यू नहीं बताएगा, ना कोई कॉस्ट हमें अपनी बताएगा। हम क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी फर्म है। तो वो इसको पहले हमने डिफाइन किया, और इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, लार्ज नंबर्स ये तादाद में ज्यादा है, तादाद में छोटी छोटी बेतहाशा फर्म्स सेलिंग एक जैसी प्रोडक्ट, हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये जो फर्म है ये अपनी प्राइस जो है वो खुद सेट नहीं करती। ये नहीं पता मुझे, ये मैं बताऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब यह कि कोई सेट करने वाला होगा, ये नहीं अपनी मर्जी से वो अंडे की प्राइस सेट नहीं करता, अपनी मर्जी से चिकन की प्राइस सेट नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से वो व्हीट की प्राइस सेट नहीं कर सकता। बताया रेडी वाला क्या अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकता है? आम के प्राइस से कोई रेडी वाला सेट कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? मार्केट के रेट के हिसाब से नहीं होगा। आपने क्या देखा है कि क्या सबकी प्राइस सेम होती है? नहीं, किसी की प्राइस डिफरेंट भी तो हो सकती है। यही तो हमने पढ़ा था, अगर वही बेचने वाला मॉडल टाउन में आता है तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, इसकी प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा नाश्ता चने बेचने वाला वो अपनी प्राइस जो है वो अपनी मर्जी से सेट करता है। इसका मतलब यह है कि वो परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म नहीं है, वो कंपटीशन कौन सी है? इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म होगी। फर्म्स ऑपरेट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स,
इधर आए हम, कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। तादाद में ये नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती हैं, लेकिन होती बहुत छोटी छोटी फर्म है, बहुत छोटी छोटी फर्म। मैंने फिर बताया कि ये हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ना कि उसके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्ट्रक्चर को लेके। इंडस्ट्री बड़ी है लेकिन स्केल हाँ, स्केल छोटा है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरी क्लोज आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती है, दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। देखिए मैंने पहले कहा ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि अंडों की साइज जो है उसका साइज भी सेम होगा। अब जो चिकन है उसका साइज भी सेम होगा, छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन है तो एक जैसी प्रोडक्ट ना, है तो एक जैसी प्रोडक्ट। अगला, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका क्या मतलब है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी अपनी मर्जी से उस इंडस्ट्री में आ सकता है और अपनी मर्जी से वो जा भी सकता है, अपनी मर्जी से आ भी सकता है, अपनी मर्जी से जा भी सकता है। बताएं शाबाश, मार्केट में जो करियाना स्टोर है, इसको ओपन के लिए क्या गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत है? नहीं। क्या आपको जो है वो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई परमिशन की जरूरत है उसके लिए? नहीं, जब मर्जी दुकान खोलो, कोई रोकने वाला नहीं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इजी होके बैठे, इजी होके बैठे, ठीक है। बस आप लोग अपना पढ़ते रहे, आप लोग अपना पढ़ते रहे। पीएलसी के स्टूडेंट है, ठीक है। ये वैसे काम आएगा आपके, पीआरसी के ना चैप्टर 4 इनका यही है, इकोनॉमिक्स का, फर्म इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या मतलब इसका? कि मार्केट में वो एंटर भी हो सकता है और जब चाहे वो मार्केट को एग्जिट भी कह सकता है। अच्छा, अब इंटर कैसे होगा, कब होगा बताएं शाबाश? कल। नो, अपनी मर्जी से नहीं, इंटर उस वक्त होगा जब उसे लगेगा कि अब तो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो सुबह उसमें एंटर होगा। और एग्जिट कब करेगा? जब लॉस होगा, जब उसको लगेगा जब इसकी सारी लॉस का खतरा होगा। हाँ, जब उसे लगेगा कि अब इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं रही, जब इस बिजनेस में कोई प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आप अपनी मर्जी से आ भी सकता है, अपनी मर्जी से जा भी सकता है। हाँ, जब ज्यादा सैचुरेटेड हो जाए, यानी नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हो जाए। आपको पता है जब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं, तो लाभ सप्लाई से मेरा सवाल है आपसे, डिमांड कम हो जाती है। मैं एक लगाऊंगा, लाभ जब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्यों कम होगी? नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे तो चूंकि नंबर ऑफ सेलर एक नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, राइटवर्ड होगा लेफ्टवर्ड होगा? राइटवर्ड। जब राइटवर्ड होगा सप्लाई कर्व शिफ्ट, तो बताएं न्यू इक्विलिब्रियम अब नीचे बनेगा तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। और जब प्राइस कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। कल जो हमने ड्रॉ किया था, बोल क्या देखा, रिवाइज ही नहीं करते प्राइस। हाँ, एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाया था ना हमने, एवरेज रेवेन्यू कर्व नीचे आ जाएगा। तो जब एवरेज रेवेन्यू कर्व नीचे आएगा तो कल वाले जो डब्बे में डब्बा बना था वो एक डब्बा जो है वो कम बनेगा, छोटा बनेगा। कौन सा डब्बा छोटा बनेगा? रेवेन्यू का डब्बा छोटा बनेगा, कॉस्ट का डब्बा बड़ा हो जाएगा। तो जब रेवेन्यू का डब्बा छोटा होगा तो हाँ, फिर सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब नुकसान होता है? सब नॉर्मल का मतलब यस सर नुकसान होता है। अरे रिवाइज क्यों नहीं करते मेरा भाई? किया था, पता नहीं क्यों भूल गए। ठीक है, सब नॉर्मल का मतलब नुकसान होता है। नुकसान के केस में फिर हम इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। उसने लिखा हुआ देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर किसे कहते हैं? कोई पूछने वाला, कोई रुकावटें नहीं है, कोई पूछने वाला, कोई रुकावटें नहीं है, यानी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई फॉर्मेशन के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, ना हमें उस डिसोल्यूशन की या मार्केट से भागने के लिए किसी ने मना किया। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस बताएं शाबाश कैसे? प्राइस की नॉलेज होगी किसको? कंज्यूमर को। और कैसे होगी? अंडा जिधर से भी खरीदेंगे ना, अंडा जिधर से भी खरीदेंगे सेम प्राइस है, सेम प्राइस। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें प्राइस चेंज नहीं होगी। प्राइस चेंज नहीं होगी तो सबको पता होगा। हफीज सेंटर में जाते हैं आप, हफीज सेंटर में जाते हैं, बताएं वहां पे प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा है ना, वहां पे आपको परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस और परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट होती है कि नहीं? हाँ, सारी चीजों की आपको पता है बिल्कुल। हाँ, मोस्टली आपको पता होता है, मोस्टली आपको पता होता है। और उसके बाद जो है वो अगर थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा आती है, फौरन आप कहते हो कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेटेड, फिर आग लग जाती है। हाँ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताएं। नो मैंगो,
मैंगो हाँ ये है। अब मुझे बताएं, वही रेडी वाला क्या अपने रेडी जो है मॉडल टाउन से जो है वो गुलबर्ग में शिफ्ट कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? मैंगो जूसर जो है वो पूरा ले जाए साथ, क्या मसला है उसको क्या मसला है? वो अपनी जब इजी फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट मोबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है। वो अपनी दुकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। अगर इस तरह की कोई फर्म है ना तो आपने फौरन से समझ जाना है कि ये परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपको पता है हम डिसीजन नहीं करते, हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसमें। फर्म्स आर प्राइस टेकर, ऊपर क्या लिखा हुआ था? नो टेकर नहीं, ऊपर लिखा हुआ था हैविंग नो कंट्रोल और प्राइस एंड आउटपुट। प्राइस और आउटपुट पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर प्राइस पे इनका कंट्रोल नहीं है, ये खुद प्राइस सेट नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? हाँ कोई और मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट या कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन अब अभी हम देखेंगे, मैं करवाता हूं। इसका मतलब ये जो मार्केट है, ये जो फर्म है, ये प्राइस मेकर नहीं है, ये प्राइस टेकर है। ये प्राइस टेकर है, यानी खुद अपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती ये फर्म। तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए कोई और डिसाइड करेगा, ऐसा ही है ना? इसके लिए और डिसाइड करने वाले मार्केट है। और मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? कंज्यूमर की डिमांड नहीं बताया, जिधर तैयार नहीं हो जाए, तैयार हो जाए कोई, जिस पॉइंट पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, ये कहना चाह रहे थे आप? खरीदने वाला खरीदने को तैयार, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो और बेचने वाला बेचने को तैयार होता है, ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही है। ये देखिए इंडस्ट्री या मार्केट, जहां वो पॉइंट है जहां पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार है। इस वक्त जो है वो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करेगी, ये कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस। हमारी फर्म की भी सिमिलर प्राइस होगी, सिमिलर प्राइस होगी। ये देखें आप देख रहे हैं, ये कौन सा कर्व है? एवरेज रेवेन्यू कर्व। और इसको दूसरा क्या नाम दिया था हमने? प्राइस कर्व। शाबाश, ये प्राइस भी है। तो इसका मतलब यही प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल करेगी वो हमारी फर्म की भी होगी, हमारे प्रोडक्ट की यही फर्म पे प्राइस होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अंडे की प्राइसेस जो है यूजुअली क्या होती है? सेम होती है। चिकन की प्राइसेस जो है वो सेम होती है। ठीक है, कुछ बात समझ आई? इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट याद है ना? लॉन्ग रन में फर्म अंडर इक्विलिब्रियम कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी? लॉन्ग रन में फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी? और इसी तरह शॉर्ट रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी? चलें छोड़ें, इस फर्म का मैं आपको बता देता हूं, अगले का फिर मैं आपसे पूछूंगा, देखते रहिएगा। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। जबकि ना ये वजह नहीं है, ये नहीं है भैया। इन शॉर्ट रन फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन के नाम सुपर नॉर्मल और नॉर्मल या सब नॉर्मल। शॉर्ट रन में ये फर्म तीनों प्रॉफिट अर्न करेगी नहीं, और लिखा हुआ मींस कर सकती है, कर सकती है। या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। मेरा आपसे एक सवाल है कि यहां पे तो होता है हमारा प्रॉफिट, यहां पे होता है हमारा लॉस, इधर होता है ब्रेक इवन। तो ये लॉन्ग रन में एक फर्म ब्रेक इवन क्यों चाहेगी? क्यों चाहेगी एक फर्म? कंसिस्टेंट रहने के लिए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन बताएं क्या यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी? नहीं, ये तो इक्वल है, देख लें, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। आप एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ रेवेन्यू की तो नहीं, वो आपको पता है कि टोटल के बेस पे हम डिसाइड नहीं करते। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मेरा आपसे सवाल, ये मासूमाना सवाल, कि ये फर्म नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करती है?
जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम नहीं है, इससे पहले तो हमने पढ़ा ना फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी सर जब फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट की हरगिज मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई कि सुपर नॉर्मल है तो फिर ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, बस मैंने सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट का लफ्ज यूज किया। आज मैक्सिमम प्रॉफिट की मैं असल डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट की असल डेफिनेशन थी। जी बताएं, शाबाश। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपकी जो कस्टमर्स हैं आप उनके साथ रेलेवेंट रहने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन में डील करने के लिए कि कम से कम हमारे प्रोडक्ट से चल रहे, हमारा एक गुडविल तो नहीं डाउन हो रही, मेरी तरफ से गेस है, लाइक नॉट अ प्रॉपर आंसर। सर जी नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर वो अच्छा, मैं आंसर करूंगा। इस गुडविल का मैं क्या करूं जिधर प्रॉफिटेबिलिटी ना हो? वही तो मैं इस गुडविल का मैं करूंगा क्या? मेरा अच्छा नाम है, मैं भूखा सो रहा हूं, मैं घर वालों को आके मैं लोगों को आके कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह नाम देखो मार्केट में बहुत अच्छा है, नाम देखो बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। सर वो सीखेंगे ना आपसे। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट से हुआ सर, इसमें अगर हम कोई प्रॉफिट के अंदर आगे पीछे प्राइस के आगे पीछे करेंगे डिमांड कर सकते हैं, वो सर मार्केट ट्रेंड सेट करती होती है सारी इसकी। जी मोहतरम, आप क्या फरमा रहे थे? सर लॉन्ग टर्म के लिए कि हमारी कंपनी ज़्यादा देर तक कॉन्सिस्टेंटली ठीक है, ठीक है। आपको चूंकि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट के डेफिनेशन नहीं बताई इसलिए कोई कंफ्यूजन है। चलें, मैक्सिमम प्रॉफिट की डेफिनेशन ना तो ये है, ना ये और ना ही ये, ठीक है। और आज सुन लें वो फर्म जो कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ये। क्या है ये? सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट है। यस, मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए तो मैं आया हूं भैया मेरे। वो सिर्फ वक्ती तौर पे होता है, ये तो एक धोखा है। और साबित ये करूंगा कि जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपको कोई जीने नहीं देता, ठीक है सर। ये कैसे होता है प्रैक्टिकली? आए चले, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, चीटिंग तो है ये। कल जो दिखाया था वो ट्रेलर था, वो सिर्फ ट्रेलर था। आज सीखते रहे, आज देखते रहे। यस, ऐसे ही होता है। पहले मैंने सीधा तरीका सिखाया, प्रॉफिट अर्न करना सिखाया मैंने कि हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कैसे अर्न करते हैं। हाँ, और आज मैं सिखाऊंगा कि वही जो आप सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। ऐसे होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म पहले कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही है? आप मुझे एक कोई नॉर्मल बताइए, सॉरी सुपर नॉर्मल, ये सब नॉर्मल बताएं कोई कौन सा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनता है? शाबाश, ये हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, इधर क्या लिखूं? मैंने यहां पे पहले रेवेन्यू कर्व लिखे, फिर कॉस्ट कर्व। रेवेन्यू में पहले मार्जिनल देन एवरेज, फिर कॉस्ट में मार्जिनल एंड देन एवरेज। बताइए कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई हिकमत हो सकती है? हाँ शाबाश, हो सकती है। अच्छा बताएं कौन सी फॉर्म है ये? फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ड्रॉ होता है? हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। मैं ना अब ये आप कहते हैं फिर सर आप मुझे डांटते हैं। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं भैया, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ करवाएं। एवरेज रेवेन्यू ये मैं एवरेज रेवेन्यू कर रहा हूं ड्रॉ। इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। अब बताएं शाबाश कौन सा करूं? मार्जिनल कॉस्ट कर। मार्जिनल कॉस्ट कर वैसे बनता है। अब क्या करना भैया? नो, पहले इक्विलिब्रियम तो आइडेंटिफाई करें ना। इतनी भी क्या जल्दी है? इक्विलिब्रियम पहले आइडेंटिफाई करें। हो गया इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई। कौन सा प्रॉफिट चाहिए था आपको? सुपर नॉर्मल के लिए शर्त क्या है? एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। शाबाश, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब कौन सा का ड्रॉ करना है?
मार्जिनल रेवेन्यू भी हो गया, एवरेज रेवेन्यू भी हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब करना है एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करवाएं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट कम। इधर रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, नहीं इधर नीचे नीचे रखूं। अच्छा इक्विलिब्रियम से नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर इधर चले ऊपर। आप कहते हैं ऊपर, ये लें, हो गया ड्रॉ, हो गया ड्रॉ। अच्छा आप कह रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट पे, चलो ठीक है ये लें, सही है ना ये? क्यों नहीं सही है? देखिए इसमें तो रेवेन्यू कॉस्ट ज्यादा नहीं हो गई, रेवेन्यू कम, तो यहां पे तो कॉस्ट ज्यादा। हमने तो रेवेन्यू ज्यादा करना है, कॉस्ट कम करनी है। अब बताएं साहब, बस ये देखें एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। अब बताएं साहब बस कौन सा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब इक्विलिब्रियम तो हो गया ना। हाँ ये क्या है, ये क्या है? ये रेवेन्यू है, शाबाश, रेवेन्यू ड्रॉ करवाएं। एवरेज रेवेन्यू अब हमारा ये रहा, और ये क्वांटिटी है, तो क्या करूं? डब्बा बनाऊं? यस बन गया डब्बा, ये बन गया एक हमारा डब्बा, ठीक है। कॉस्ट नहीं इधर नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे राइट, ये ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे से गलती हो जाती है, आप तो नहीं करेंगे गलती? आप तो नहीं करेंगे पक्का? गलती तो अच्छी होती है। हाँ बताएं साहब बस, ये सुपर। अब डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा, कौन सा डब्बा बड़ा है? ग्रीन वाला डब्बा बड़ा है, ग्रीन वाला डब्बा बड़ा, यानी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो जब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। भाइयों सुन लो, ये धोखा है, ये धोखा है। सर जी कल आपने 1.5 घंटा जाया किया था ना, कल मैंने बताया था। आप कल मुझे कहेंगे सर 1.5 घंटा हमारा जाया किया आपने। नहीं मैं बता रहा हूं शॉर्ट रन में आप ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, पर कोई जीने नहीं देगा आपको। पता है क्यों? पता है कैसे? मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, आपको याद हो कि ना याद हो? हाँ शाबाश, करेला कोला। करेला कोला हमने एक बिजनेस शुरू किया था। कोला ऐसे लिखते हैं ना, करेला कोला। हाँ ये बिजनेस हमने शुरू किया था। पहले साल जब मेरे प्रॉफिट्स आए, पहले साल जब मेरे प्रॉफिट्स आए, आप देखते रहिएगा, कल मैंने पाउंड में फीस भरी है ना, तो मुझे पता है। जब ये मेरा इतना प्रॉफिट आया, देखा जुनैद भाई ने, माशाल्लाह सर कितने प्रॉफिट्स, हम भी यही बिजनेस शुरू करेंगे। बताएं क्या कर सकते हैं? बताएं क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जहां फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ देखा देखा, फौरन से अच्छे प्रॉफिट देखे नहीं के भाग के आगे। ये सारे ही ऐसे आते हैं, ये सारे ऐसे आते हैं। बताएं होगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे, ऐसे ही है, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मैं अपनी दुकान बंद करूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो ज्यादा हो गए, याद रखिएगा ये नंबर ऑफ सेलर, ये साथ वाले के माथे पे लिखें ताकि भूले ना। अब देखें, देखते रहे। हमारी फर्म चूंकि प्राइस मेकर नहीं है, ये क्या है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर, सीधी लाइन, सीधी। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। इसमें क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये प्राइस कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं, ज्यादा नीचे है कोई, नहीं भाई वो प्राइस टेकर है ना, फॉर्म तो प्राइस नहीं। अब हम कर देंगे, देखना, अब आंखें बंद करें, देखो कैसे होता है।
आप आंखें बंद करें और जेब पे हाथ भी रखना है आपने, रिस्क है। अच्छा बताएं शाबाश, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा थे, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा, डिमांड नहीं बोलना, नंबर ऑफ सेलर्स सप्लाई, फिर नंबर ऑफ सेलर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है, और ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से आपको पता है सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट होगा, जब शिफ्ट होगा तो बताएं राइटवर्ड होगा लेफ्टवर्ड होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व को क्या करना है, राइटवर्ड शिफ्ट करना है। सप्लाई, आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, बंद करें, बंद करें, सही बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं भागता, बस ठीक है, खोलें, कुछ नहीं किया मैंने, देखा कुछ किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। आपको कैसे पता मैंने लाइन लगाई है? ओके, ये देखें, देखें, अब सप्लाई कर्व को मैंने शिफ्ट करना है, S0 और ये है S1, जी सर। ये क्या हो गया अब, ये है राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। किस वजह से? जब मैंने देखा कि मैं इतने प्रॉफिट कमा रहा हूं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, बाकी सप्लायर भी देख रहे हैं, वो भी उठ के आ गए कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चलो यही बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा प्रॉफिट देख के बाकी लोग भी आ जाएंगे, तो सप्लाई ज्यादा की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी। और हमारी फर्म बताएं शाबाश क्या होती है, प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करेगी हम भी वही प्राइस लेंगे। अब देखें 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 देखें, अब देखते रहे। अब न्यू प्राइस ये होगी, MR1 इक्वल्स टू AR1 इक्वल्स टू P1। अब मुझे बताइएगा जरा, अब मुझे बताइएगा क्या आपका, आप ये अब न्यू ये ना रेवेन्यू कर्व, ये बताएं क्या किसी भी फर्म में या किसी भी इंडस्ट्री में दो रेवेन्यू कर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या दो प्राइस कर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि पहले वाला कर्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये देखें, नजर तो नहीं आ रहा? हाँ शाबाश, नहीं नजर आ रहा। अब फिर बताएं शाबाश, इस पॉइंट पे आपकी क्वांटिटी है और इसी पॉइंट पे कॉस्ट भी है और रेवेन्यू भी है, तो कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर नहीं हो गया? कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गया ना? जब बराबर हो गया, कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होता है, तो जिस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन। और उसमें प्रॉफिट कौन सा होता है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताया नहीं था कि ये सुपर नॉर्मल तो एक धोखा है महज। बात समझ आ गई? शॉर्ट रन के लिए रहेगा। हाँ, शॉर्ट रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में कोई जीने नहीं देगा हमें। सर फिर वही बात आ गई कि ये जब रेवेन्यू इक्वल है कॉस्ट के, तो फिर क्या फायदा हमारा? हाँ, अब बताता हूं कि रेवेन्यू इक्वल है कॉस्ट के, फिर इस प्रॉफिट का फायदा क्या है। ठीक है, अभी तक ये बात समझ आ गई। अज्यूमिंग कि हमारे प्रॉफिट्स बहुत कम थे, हमारे प्रॉफिट्स क्या थे, कम थे। अगर कम है तो इसका मतलब हम सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कल सब नॉर्मल ड्रॉ करना सिखाया था। बताएं शाबाश, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है। जैसे एंट्री फ्री थी, दूसरे लोग देख के हमें कि ज्यादा प्रॉफिट ये तो अर्न कर रहे हैं, देख के आ गए। अच्छा, अब एग्जिट भी तो फ्री है। जब हम लो प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होगी, तो फिर क्या होगा, हाँ, फिर छोड़ के जाएंगे। तो जब छोड़ के जाएंगे तो नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेलर्स कम, तो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है, सप्लाई भी कम। और जब सप्लाई कम होगा तो शिफ्ट होगा राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, फिर लेफ्टवर्ड होगा। और जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाती है, प्राइस ज्यादा मींस के एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा। एवरेज देखिए, हमने एवरेज कॉस्ट को नहीं छेड़ा, पहले भी मैंने एवरेज रेवेन्यू को डिक्रीज किया है, अब मैं एवरेज रेवेन्यू को इंक्रीज करूंगा। और आपको पता है जब सब नॉर्मल होता है तो यही कॉस्ट कर्व ऊपर नहीं बनता क्या, ऊपर बनता है ना। तो ये कर्व इधर ही होगा, तब जाके वापस हमारा सब नॉर्मल रिस्टोर हो जाएगा। किसमें, नॉर्मल में। हमेशा आपने पढ़ा था ना मार्केट इक्विलिब्रियम। सर कभी ये जो फर्म है ये डिसइक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बताया नहीं था कि वो टमाटर वाला जो है वो आवाज लगाता है टमाटर ले लो, लेकिन कोई नहीं खरीदता। तो बेगम कहती है कि ये क्या, इसका मतलब चैप्टर 4 नहीं पढ़ा आपने।
उसमें ये सर ने बताया था कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हो तो डिमांड बढ़ाने के लिए आप उसको थोड़ा रिड्यूस करो। प्राइस रिड्यूस करने का मतलब ये था, वो बता रही थी कि एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस करना, एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस करो। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यानी आपका रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा, तो जैसे रेवेन्यू कम होगा वो प्रॉफिट जो आप पहले कमा सकते थे वो अब नहीं कमा सकते, वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। अब एक एडिशनल कॉन्सेप्ट जो आपने सवाल पूछा था, अगर मुझे मेरा रजिस्टर मिले तो जैसे आपने बताया कि फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री के अंदर तो कुछ केसेस हैं जिसके अंदर ये चीज नहीं होती या फिर सब नहीं होता है। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है। इम्परफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि यहां पे बैरियर है, इसमें फिर हम 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें किसी में बैरियर बहुत ज्यादा है, मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे मोनोपोली फॉर्म होती है, जैसे वापडा है, वापडा मर जाएंगे पर किसी को कोई आने नहीं देगा, वो ठीक है, इतनी बड़ी फॉर्म है वो किसी को आने नहीं देती। सर आगे आगे ठीक है, वो भी कर लेंगे, वो भी हम करेंगे। भाई पीआरसी वालों, आप लोगों ने भी पढ़ना यही है। वो आने तक फिर टाइप्स आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब आपने ये पढ़ा कि सर ये तो अगर सर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं होगी। वही साबित करने लगा, आप देखना, मैं ये साबित कर रहा हूं कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। आई अज्यूम कि इस वक्त मैं इधर खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हूं तो बताएं शाबाश, मेरी कॉस्ट कम है ना, मेरी कॉस्ट कम है, और ये सिचुएशन ए है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है, और माशाल्लाह से कॉस्ट भी कम है। कॉस्ट कम होती है तो आपको पता है रेवेन्यू ज्यादा है, कितना ज्यादा रेवेन्यू, कॉस्ट से तो ज्यादा है ना, ये सारे का सारा रेवेन्यू है, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 5 यूनिट, ये क्वांटिटी 5 है, आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और 5 यूनिट आप बेच रहे हो, 1 यूनिट 10 रुपए का, और इसमें जो आपकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 5 × 10 = 50, यह है रेवेन्यू। और 5 यूनिट की कॉस्ट देखें, आई अज्यूम कि ये 3 रुपए, तो बताएं 15, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 35। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपका रेवेन्यू ज्यादा, आपकी कॉस्ट कम है, तो आप अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये देखते रहिएगा, इस वक्त आप पता है क्या कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेस को जाया कर रहे हैं। सर वो कैसे, वो ऐसे कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने से मुराद ये है कि 10 के क्या आप 10 यूनिट बेच रहे थे, अगर आप 20 यूनिट बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। 20 यूनिट बेचना, तब तक नुकसान नहीं होगा, तब तक नुकसान आपको नहीं होगा। देखिए एक पॉइंट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, अब इसमें आपकी क्वांटिटी ये है, आपने बताया शाबाश मार्जिनल इतने यूनिट सेल किए, हर मार्जिनल यूनिट पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या इतनी आई ना, ये देखें ये आप कॉस्ट है ना, तो ये यहां तक आपकी कॉस्ट होगी, ये एडिशनल आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ये बाबर आजम अगर अगला मैच खेलता है तो उसकी वजह से एडिशनल स्कोर में ऐड होगा कि नहीं होगा, टोटल स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब अगला बताएं शाबाश, एक पॉइंट में यह जूम कर रहा हूं, अभी भी आप एडिशनल यूनिट सेल कर सकते हैं। किसी भी फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी कब होती है, जब उसके ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, जब उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज होते हैं। यहां पे आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, यहां पे आपके रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, आपके जो लेबर है वो इतनी प्रोडक्शन कर सकती है। यस सर, सर 10 बजे तक मेरी क्लास है। नहीं वो मिस्सी बात की थी कि ये सिर्फ आज की है ना, क्योंकि बिजली की वजह से ऊपर इशू आया है ना, 1 घंटे की क्लास करवानी
तो मेरा 1 घंटा तो पूरा नहीं हुआ, मैंने तो तकरीबन 9:05 पे शुरू किया था। वो बच्चे लेट आए थे ना, आपको लेटर भी उतारने में 15-20 मिनट लग गए। तो एक जब आप वो कहते हैं सर से गए मैं आता हूँ, मिस नीता से मैंने बात की, उन्होंने भी ये कहा कि आप रिक्वेस्ट कर लो। सर पॉज कीजिएगा जी जी। देखिए ये रिसोर्सेज हैं, यहां तक हम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर मुझे वो आपकी स्टेटमेंट में समझ नहीं आई कि रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, मतलब हाँ मैं वो बताने लगा अभी। देखिए यहां तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जी सर, कर सकते हैं ना, यहां तक हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कितना यहां तक, हाँ शाबाश, हाँ यहां तक हमें नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 8 घंटे हैं, ये 8 घंटे में आप 6 या 4 घंटे पढ़ते हो और घर वालों को बताते हो मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, मैंने 4 घंटे में सारा काम कर लिया। अब घर वाले आपसे पता क्या कहेंगे, अभी भी तो टाइम है ना, पढ़ लो थोड़ा सा और। आप कहते हो नहीं, अब जो है वो मेरा जो एफिशिएंसी थी वो मेरी अब रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस हो रही है। वो कहेंगे हाँ एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, खत्म तो नहीं ना हुई। अब अगला 1 घंटा पढ़ेंगे, जितना पहले घंटे में सीखा था उससे कम सीखेंगे, पर सीखेंगे तो सही ना। आप क्या कहते हो यार, लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। ये मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, कुछ ना कुछ तो होगा। बाबर आजम को 500 मैच ना खिलवाएं, मर जाएगा सर। नहीं, एफिशिएंसी कम हो एफिशिएंसी कम होगी ना, एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन 10-20 स्कोर बनाया तो था ना बाबर आजम ने उस एग्जाम्पल में। वो 10-20 स्कोर इज अ मार्जिनल स्कोर। बताया फायदा हुआ कि नहीं हुआ? टोटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टोटल बढ़ेगा ना। अब टोटल बढ़ने से जो मार्जिनल एफिशिएंसी थी, मार्जिनल, वो कम होगी। भाई चौथा ग्लास जब आपने पिया था उसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी सही जरूर आपकी, पर उतनी नहीं जितना पहला ग्लास पिया था आपने, याद है? हाँ यूटिलिटी फैक्टर, एग्जैक्टली। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी। उसके बाद फिर अगला जब करेंगे उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम बढ़ेगी। फर्म हमेशा चाहती है कि रिसोर्सेज जो है वो 100% यूटिलाइज हो, 110% रिसोर्सेज यूटिलाइज हो। आपने लेबर हायर किए 5, उनमें से 3 काम कर रहे हैं, 2 बैठे हुए हैं। बताएं 2 को पेमेंट करेंगे आप? 3 ने काम बहुत अच्छा किया, 3 ने काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। वो कहेगा सर देखो ना हम 500 ने मिलकर ये काम किया। बताएं बाकी 3 जो क्या कहेंगे, हम 500 ने मिलकर काम किया। रिसोर्सेज 2 जाया हो गए ना आपके। तो बताएं साहब, रिसोर्सेज का जाया होना इज अ नुकसान, डिप्लीट हो गए रिसोर्सेज। फर्म को प्रॉफिट तब होता है जब फर्म मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल पे ऑपरेट कर रही हो। ये यहां तक देखते रहिएगा, हमें हर एडिशनल यूनिट की वजह से नुकसान नहीं हो रहा। हर एडिशनल यूनिट की वजह से हाँ प्रॉफिट कम हो गया पर नुकसान नहीं हो रहा। इसके बाद मैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। अब इस एडिशनल यूनिट की वजह से मुझे जितना रेवेन्यू आ सकता था अब वो नहीं आ रहा, बल्कि कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। आखिरी, अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद आप कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन स्टॉप करेंगे बिल्कुल, कि इससे ज्यादा मैंने एक भी यूनिट प्रोड्यूस किया ना, उस यूनिट की वजह से मुझे फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए मैंने इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा था। सर ये वो आखिरी और मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है कि इससे अगर मैं एक यूनिट आज खड़े होकर अगर मैं एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है सर, आगे सुनो। और ये वो पॉइंट है कि मैं यहां तक यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं, जैसे आप कहते नहीं है दोस्त को यार लिमिट क्रॉस ना करना, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हद है जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हो। यहां तक हम प्रॉफिट भी एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े ही सही पर प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट भी यहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर वो जो पहले आपने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में जो जैसे अंडे की आपने एग्जाम्पल दी थी कि जैसे से मतलब और सेलर आ जाएंगे तो हमारी मतलब जो प्राइस अगर प्रोडक्ट हम बना रहे हो जिसमें मार्केट में कोई भी ना आए तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम इस वक्त इसका मतलब यह है कि आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वो मोनोपोली फॉर्म होती है, पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, मोनोपोली फॉर्म होगी। यहां तक बात समझ आ गई? तो बताएं शाबाश, आप की प्रॉफिटेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी? जब हम सारे के सारे रिसोर्सेज को 100% यूज करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट कोई नहीं होगी, मार्जिनल कॉस्ट कोई नहीं होगी, ठीक है।
तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे और फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो आपको पता ना ये सिर्फ धोखा है, और ये भी सिर्फ धोखा है, ऐसे होता नहीं है। कुछ बात समझ आई? ठीक है, आज हमने परफेक्ट कंपटीशन सीखा है, और ये जो टॉपिक है ना आपका, ये रहा रिस्टोरेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इसमें एक लाइन पढ़िएगा, इसमें ये, हाँ ये लाइन मैंने पहले भी पढ़वाई थी। इन लॉन्ग रन प्राइसेस ऑलवेज मूव्स बैक टू द पोजीशन वेयर ऑल फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। आपको याद हो क्या ना याद हो, फर्म इक्विलिब्रियम में भी यही हुआ था, फर्म इक्विलिब्रियम में भी यही हुआ था। वो लॉन्ग रन में जो है वो टमाटर अपने पास तो नहीं ना रख सकता। ठीक है, कोई सवाल? सर इसकी असाइनमेंट इसकी असाइनमेंट, हाँ ये बहुत जरूरी है, सर फिर बहुत आपको, जरूरी है। कल की जो आपने कल दी थी और आज की, फिर आपको इकट्ठे दे देंगे? इकट्ठे दे दें। आप लोग लेट आए, मैंने इनकी असाइनमेंट चेक की है, इसका रजिस्टर जो है वो घर है, आपने चेक करनी है इनकी असाइनमेंट। ठीक है, डबल चेक लग गया अब। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।